नमस्कार विद्यार्थियों, ये केमिकल काइनेटिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसका पार्ट थर्ड वीडियो है। और इससे पहले पार्ट दो वीडियो आ चुके हैं और जिसमें हमने 20 न्यूमेरिकल कर लिए हैं और आपको आराम से मैंने समझा दिया है। जैसे जैसे मैंने करवा रखा है वैसे वैसे आपको न्यूमेरिकल करने हैं। ये पार्ट थर्ड वीडियो रहेगा जिसमें बाकी बचे हुए 10 न्यूमेरिकल्स करने हैं। और मैंने ये कहा है कि जब आपको न्यूमेरिकल समझ में आ जाए तो ही फिर नोटबुक में करना है। और मैंने आराम से सब चीज़ें समझा तो दी है थ्योरी के हिसाब से। बाकी आप और भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे क्लासरूम में पूछ सकते हैं। बाकी आपको इन न्यूमेरिकल्स को फिर नोटबुक में उतारना है। ठीक है, अब हम 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन जो है वो पार्ट फर्स्ट वीडियो से हो चुके हैं। अब 21 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 21 क्वेश्चन देखो, SOCl2 की प्रथम कोटि के तापीय अपघटन। अब एक चीज मैंने बताओ कि मैंने जो प्रथम कोटि में आपको विभिन्न अभिक्रियाएं कराए रखी है, N2O5 का तापीय अपघटन करा रखा है और क्या करा रखा है, अमोनियम नाइट्राइट का करा रखा है। और आप चाहो तो एक अभिक्रिया और ये भी शामिल कर सकते हो, SO2Cl2। ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया ही होती है। तो जो मैंने आपके स्पेस छुड़वा रखा है, मैंने चार अभिक्रिया मैंने खुद करवाई है, तो पांचवी अभिक्रिया ये भी कर लेना। और एजो आइसोप्रोपेन ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, देखो ये वाली भी आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया, देखो ये अभिक्रिया दे रखी है ना, ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। चाहो तो ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया उतार लेना। एजो आइसोप्रोपेन का हेक्सेन और नाइट्रोजन में जो विघटन है, आपको ये नॉर्मल इतना ये देख के पूछ लेवे कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तो आपको बताना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। समझ में आ गई? तो ये आप दो अभिक्रिया और उतार लोगे, एजो आइसोप्रोपेन का हेक्सेन में नाइट्रोजन में अपघटन ये, और एक ये SO2Cl2। ये जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण में जो मैंने स्पेस उड़वा रखा है वहां इनको उतारना है। मैं प्रत्येक विद्यार्थी की क्लास में देखूंगा ये जाके ये दोनों अभिक्रियाएं उतारी कि नहीं उतारी है, तब मुझे पता चल जाएगा आपने ये वीडियो देखे कि नहीं देखे हैं। ठीक है, तो ये आपको कन्फर्म प्रथम कोटि अभिक्रिया में दोनों उदाहरण उतारने हैं। ठीक है, अब SO2Cl2 टूटेगा SO2 और Cl2 में। और ये देखो T बराबर 0 पर ये P नोट दे रखा है, T बराबर 0 पर P नोट रहता है, और T बराबर 100 पर ये देखो दाब जो दे रखा है वो 0.6 दे रखा है, P 100 पे दे रखा है, PT पे दे रखा है। ठीक है, और अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए जब कुल दाब 0.65 हो। ठीक है, तो पहले देखो स्थिर आयतन पर यह है, तो आपको क्या करना है, पहले नॉर्मल के फाइंड करना है। के फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि क्या होती है वैल्यू, ये देखो 2.303 बटे टी लॉग, और ये हम जानते हैं फॉर्मूला P नोट अपॉन 2P नोट माइनस क्या हो गया PT। तो ये प्रोसेस आपको मैंने पहले ही बताया था, ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो ये क्या हो जाएगा 2.303। अब टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 सेकंड पे गणना करनी है, ये लो 100 लॉग P नोट की वैल्यू देखो 0.5, 0.5 को 2 से गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा, माइनस PT क्या दे रखा है 0.6। तो देखो इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 0.5 और 1 में से 0.6 गया तो 0.4 बचा, तो ये देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो लॉग 5 बटा क्या बचेंगे, लॉग 4। तो लॉग 5 माइनस क्या हो जाएगा, लॉग 4। तो लॉग 5 माइनस लॉग 4, लॉग 5 की वैल्यू देखो ये रहा 0.6989 और लॉग 4 की वैल्यू 0.6020, और गुणा में देखो 2.303 है, और 100 देखो ये रहा 100 का देखो भाग दोगे तो ये 0.02 हो गया, देखो इसने 0.02 कर रखा है। इस प्रकार ये के, तो के की वैल्यू देखो इस प्रकार आ गई ये, और सेकेंड इनवर्स में आ गई, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये सेकेंड इनवर्स। के की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आपको क्या करना है, अब देखो ये दे रखा है अभिक्रिया वेग की गणना करनी है आर की। अब हम जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, ये लो आर बराबर हम जानते हैं कि अब देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो के, अब ये जो भी प्रेशर आएगा वो उसकी पावर क्या रखूंगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 1 रखूंगा। तो के की वैल्यू मुझे मिल गई। अब यहां पर जो भी प्रेशर रहेगा, समझ पा रहे हो, अब प्रेशर क्या रहेगा, तो प्रेशर हमें पता रहना चाहिए कि देखो कुल दाब क्या दे रखा है 0.65 दे रखा है, कुल दाब क्या दे रखा है 0.65। अब अभिक्रिया में मैंने कहा था PT, ये PT की वैल्यू क्या दे रखी है 0.65 दे रखी है। अब वेग नियम से आपको R की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब P1 क्या आएगा, तो देखो ये कैसे आएगा, देखो P नोट क्या है SO2Cl2 की 0.05, तब SO2 भी 0 था और Cl2 भी क्या था 0 था। अगर मान लो P1 अगर मुझे फाइंड करना है, तो देखो मान लो x वैल्यू प्रेशर कम हुआ है, अभिकारक का प्रेशर समय के सापेक्ष कम होगा और उत्पाद का बढ़ेगा, तो x वैल्यू कम हुई है तो देखो ये x बढ़ जाएगी, ये x बढ़ जाएगी, क्योंकि एक मोल ये है, एक मोल ये है और एक मोल ये है, तो x कम हुआ तो ये x और x बढ़ जाएगा। अब डोल्टन का आंशिक दाब का नियम आपको पता है, डोल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहता है, डोल्टन का आंशिक दाब का नियम कहता है कि t समय पर अभिक्रिया का जो कुल दाब होता है वो उनके जो घटक होते हैं उनके आंशिक दाब के योगफल के बराबर होगा। तो कुल दाब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है 0.65 दे रखा है, तो कुल दाब आप PT मान लो, मैंने यूं लिखा रखा है PT बराबर, ये देखो जोड़ो 0.5 माइनस एक्स, ये A घटक का हो गया, प्लस B घटक का, प्लस ये लो C घटक का।
लेकिन टोटल प्रेशर जो दे रखा है वो 0.65 दे रखा है, ये लो 0.65 बराबर। अब ये देखो एक एक्स प्लस का है, ये माइनस का कट गए, ये 0.5 और ये बचा इधर प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 0.65 माइनस 0.50, तो ये एक्स की वैल्यू आएगी 0.15। अब आपको x की वैल्यू 0.15 आई, तो आपको तो P1 ज्ञात करना है, ये वैल्यू कितनी है भाई यही है, तो ये वैल्यू प्रेशर फाइंड करने के लिए हमें पता है 0.5 माइनस एक्स है, तो 0.5 माइनस एक्स के लिए तो 0.5 माइनस 0.15, तो क्या बचेगा 0.35। तो जो P1 मतलब कहने का मतलब जो T समय पे जो प्रेशर है, जब दाब कुल कितना हो जाए 0.65, तब इस SO2Cl2 अभिकारक का जो दाब रहेगा वो 0.35 रहेगा। क्या रहेगा 0.35 रहेगा। जब कुल प्रेशर 0.65 हो तो अभिकारक का दाब जो रहेगा वो 0.65 रहेगा। और अभिक्रिया वेग इसी प्रकार लिख सकते हैं, R बराबर के P1 की पावर क्या रहेगी 1 रहेगी, तो देखो P1 की पावर 1 रहेगी, तो P1 क्या है अपने पास 0.35 और के हमने अभी निकाला ही है, ये रहा ऊपर देखो ये रहा के की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 2.23 इंटू 10⁻³ और इसको 0.35 से क्या करना है गुणा। 0.35 कहाँ से है यही समझना है मेन। तो P1 मतलब P1 का मतलब जब कुल दाब 0.65 होगा तब P1 क्या होगा 0.5 माइनस एक्स, और x की वैल्यू अपने 0.15 आई है, तो ये रहा 0.35, तो ये आ जाएगा ATM। देखो यहाँ प्रेस अब मात्रक ATM और ये सेकंड इनवर्स, ठीक है, प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए ये होता है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो R की वैल्यू ये हो जाएगी R ATM ये, क्योंकि R का मात्रक क्या होता है, ये होता है मोल प्रति लीटर, और ये सेकंड इनवर्स ये होता है। लेकिन अब मोल प्रति लीटर तो क्योंकि सांद्रता नहीं है केवल ATM है, तो यहाँ मोल प्रति लीटर लिख दो ATM और ये लिख दोगे सेकंड इनवर्स। तो मात्रक का खास ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ऐसे देखो 23 नंबर क्वेश्चन, 546 केल्विन ताप पर हाइड्रोकार्बन के अपघटन का वेग स्थिरांक, ये देखो प्रथम कोटि की अपक्रिया है, संकीर्ण ऊर्जा की गणना करनी है। और संकीर्ण देखो ये एक आप मैंने लिखवा रखा है कि संकीर्ण ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो याद रखना आप जूल प्रति मोल होता है। क्या होता है जूल प्रति मोल, ऐसा यूनिट जो है वो जूल प्रति मोल है संकीर्ण ऊर्जा की, क्या पता कहीं एक नंबर में पूछ ले, ठीक है। अब संकीर्ण ऊर्जा दे रखी है किलो जूल में, 179.9 किलो जूल पर मोल है, तो पूर्व घातांकी गुणन का मान क्या होगा। कहने का मतलब क्या होगा कि जो आपने आर्यनीय समीकरण लिखा है के बराबर जो e की पावर माइनस E अपॉन क्या होता है RT। अब इस फॉर्मूले का ये ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, A का मान ज्ञात करना है, A का मान ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है, जब T क्या हो, T 546 केल्विन हो, 546 दे रखा है, तो T की वैल्यू दे रखी है, R हम जानते हैं 8.314 होता है, E का मान हमें दे रखा है किलो जूल में, और K का मान भी दे रखा है, देखो वेग स्थिरांक 2.418। इसका मतलब यहाँ से फिर A पता चल जाएगा। अब क्या होगा, दोनों तरफ लोग लोगे, तो देखो ये आप ये समीकरण हमने जब उसको सोल्व किया था तब आया था अपने पास, डायरेक्ट याद रखने के लिए, पता नहीं समीकरण 2 आया 3 आया था, ये हमने जब इसका लोग लिया था दोनों तरफ, पहले नेचुरल लोग लेंगे फिर उसको 10 बेस पे बदलेंगे, तो ये मात्रक आ जाएगा। अब यहाँ से आपको देखो लोग A निकालना है, तो ये देखो प्लस में आ गया, यहाँ प्लस में हो गया। अब यहाँ से देखो T की वैल्यू रख दो, ये लो T 546 केल्विन, R की वैल्यू 8.314 ये हो गया, 2.303 ये पड़ा रहा, और E की वैल्यू देखो किलो जूल में थी, लेकिन हमें पता है इसका मात्रक किस में होता है जूल में होता है, तो जूल में बदलना है। किलो जूल को जूल में बदलने के लिए 1000 का गुणा करते हैं, तो देखो 1000 का गुणा कर दिया मैंने, और K की वैल्यू देखो ये दे रखी है। तो इस प्रकार आप इनको सोल्व करोगे तब ये आएगा, फिर ये आएगा, लोग A वैल्यू है, A का क्या लोगे एंटी लोग, और देखो 12.59 का है, 12.59 का, इसको लोग में कैसे बदलोगे, ये 10 की पावर क्या हो जाएगा 12 प्लस 0.59। अब 0.59 लोग में किसकी वैल्यू होती है, तो 0.60 के करीब वैल्यू किसकी होगी, लोग 4 की वैल्यू होगी, तो लोग 4 के करीब वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 3.9 लोग 4 के करीब गुणा 10 की पावर 12, ये A की वैल्यू आ जाएगी। मात्रक क्या रहेगा, मात्रक सेकंड इनवर्स रहेगा। मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। A का मात्रक यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड इनवर्स आएगा। क्यों आएगा, जो वेग स्थिरांक का मात्रक है वही आएगा, ठीक है, ये आप कर लेना, जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है वही इस A का मात्रक आ जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखो कि किसी अभिक्रिया A उत्पाद के लिए K का मान दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर -2 सेकेंड, और यदि A की प्रारंभिक सांद्रता ये हो तो 100 सेकंड पश्चात इसकी सांद्रता क्या रह जाएगी, ठीक है। वही है, देखो K का मात्रक देखो किस में आ रहा है, सेकेंड इनवर्स में आ रहा है। K का मात्रक जब सेकेंड इनवर्स आता है तो अभिक्रिया कौन सी कोटि की होगी, प्रथम कोटि की होगी। बस अब देखो A की प्रारंभिक सांद्रता 1 दे रखी है और 100 सेकंड पश्चात पूछा है क्या रह जाएगी, तो R ज्ञात करनी, कहने का मतलब ये है। और प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए हम समीकरण जानते हैं, K बराबर 2.303 ये होती है, T बराबर 100 सेकंड दे रखा है, R नोट की वैल्यू 1 दे रखी है, और ये R फाइंड करना है।
तो ये आर देखो, और के की वैल्यू दे रखी है 2.10⁻², तो ये देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये अब कैलकुलेशन है, एंटी लॉग हो जाएगा। और देखो इसकी एंटी लॉग की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, देखो माइनस का 0.8684 है, तो कैसे फाइंड करोगे इसको, -0.8684 को कैसे बदलोगे, तो -1 प्लस देखो ये शायद 0.13 और ये शायद हो जाएगा 13 सॉरी 1316 0.1316 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 में 0.1316 जोड़ोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है ना, तो -1 तो 10 की पावर -1 हो जाएगा, प्लस 0.1316 मान किसका होता है, तो हम जानते हैं log 2 का वैल्यू तो क्या होती है 0.13, log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010 होती है, तो log 2 से भी वैल्यू छोटी रहेगी, तो 1 पॉइंट कुछ वैल्यू रहेगी, तो 1 पॉइंट मान लो, जैसे 3 मान लिया, ठीक है, तो 1.3 मान लिया, तो 10 की पावर -1 है, तो ये 0.13 हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 25 नंबर दे रखा है, देखो कि अम्लीय माध्यम में सुक्रोज का ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में विघटन प्रथम कोटि की अपक्रिया, मैंने उदाहरण करवा रखा है। अर्धायुकाल 3 घंटे, 8 घंटे बाद सुक्रोज का नमूना कितना अंश बचेगा, तो अर्धायुकाल का मान दे रखा है, देखो टी हाफ की वैल्यू हम जानते हैं प्रथम कोटि के लिए क्या होती है 0.693 के, यहाँ से के की वैल्यू क्या निकलेगी 0.693 बटे टी हाफ, और टी हाफ की यहाँ वैल्यू क्या दे रखी है, टी हाफ की वैल्यू दे रखी है 0.693 और टी हाफ की वैल्यू दे रखी है 3 घंटे, तो यहाँ से ये के की वैल्यू आ जाएगी। 8 घंटे के लिए निकालोगे तो के बराबर 2.303 बटे टी होता है, टी की जगह 8 घंटा रख दोगे, लॉग 8 रख दोगे, और लॉग R0 अपॉन क्या हो जाएगा R हो जाएगा। अब R0 की वैल्यू क्या रहेगी, शुरुआत में एक अंश मानना है 1, और ये R0 की वैल्यू के लिए, और के की वैल्यू देखो ये रख देनी है, तो देखो ये आ जाएगा टी बराबर 2.03 log R0 अपॉन R, टी की जगह देखो ये रख दिया 8 घंटे, और के की जगह देखो ये रख दिया टी हाफ, ये आ गया log 1 माइनस R आ जाएगा, यहाँ से R निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और R का मात्रक हम जानते हैं मोल प्रति लीटर होता है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आराम से आप कर लोगे। अब देखो ये की गणना करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये कि जो ये के लगा रखा है, ये के जो है ये मैंने यहाँ लिख रखा है, ये मात्रक केल्विन है, ताप का मात्रक है ये केल्विन, ये आप वेग स्थिरांक नहीं समझना है, ध्यान रखो, कभी वेग स्थिरांक समझ लो, ये वेग स्थिरांक नहीं है, वेग स्थिरांक नहीं है, ये क्या है केल्विन, ताप का मात्रक है, ये ताप का मात्रक है। ठीक है, अब कंपैरिजन करोगे के बराबर हम जानते हैं के बराबर क्या होता है ए ई की पावर माइनस ए अपॉन क्या होता है आर टी, तो ये ई अपॉन आर टी जो है इसकी देखो माइनस ए अपॉन आर टी की आप तुलना कर लो, क्या हो जाएगा माइनस 28,000 बटे टी। अब के को तो क्योंकि वो केल्विन वाला के लिए है टी, और ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये के लिए आप केवल किससे गुणा करोगे आर से गुणा करोगे, तो आर का मात्रक 8.314, और मात्रक क्या होता है ई का मात्रक होता है जूल प्रति मोल होता है, ये मैंने करवा रखा है, तो देखो ये जूल प्रति मोल में आ गया, किलो जूल बदलने के लिए 3 पॉइंट आगे ले जाओ तो 232 किलो जूल हो गया। ठीक है, आसान था, बाकी आप इसको थोड़ा सा मिला लेना। अब देखो H2O2 प्रथम कोटि के विघटन की निम्न अपक्रिया द्वारा लिख सकते हैं, ये देखो log K की वैल्यू दे रखी है, ये देखो ये, और आपको सक्रियण ऊर्जा में log K की वैल्यू अभी मैं देख के आया था, log K की वैल्यू क्या होती है, ये log A माइनस ये अपॉन 2.303 RT ये होती है, ये log लेने के बाद निकलती है। अब इस समीकरण की तुलना इससे कर सकते हो आप चाहो तो, आसानी से तुलना करोगे तो देखो इसकी तुलना करोगे तो देखो इसकी तुलना आ जाएगी, ये रही 1.25 × 10 की पावर 4, देखो ये रहा, इसकी तुलना करने पे ये आ गया। अब इसकी तुलना में देखो टी से टी क्या हो गया कैंसिल हो गया, और आपको ये ई की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, ई की वैल्यू देखो निकल के आई, तो ये आ गई किलो जूल में निकाल सकते हो, तो 239 किलो जूल में आ गई। अब यहाँ से आप टी हाफ की वैल्यू निकालना के लिए टी हाफ की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखो टी हाफ आपको दे रखा है कितना है 256 मिनट, देखो इस अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल क्या है 256 मिनट, कितने ताप पर पूछा है। अब अर्धायुकाल का मान 256 मिनट दे रखा है, देखो ये 256 मिनट, मिनट को पहले किस में बदलोगे सेकंड में बदलेंगे, मिनट को किस में बदल लेंगे सेकंड में बदल लेंगे। अब देखो मिनट को सेकंड में बदलने के बाद आपको क्या करना है, इधर देखो दी गई समीकरण के अनुसार log के, और ये देखो ये आपको समीकरण दे रखा है, ये आपको समीकरण दे रखा है। अब log के बराबर तो 14.34 1.25 × 10 की पावर 4 बटे टी, अब log बराबर 0.693 टी हाफ, देखो log के की देखो ये देखो log के दे रखा है, और टी हाफ का हम यूज़ किसके लिए करेंगे के की वैल्यू निकालने के लिए। ये जो टी हाफ यहाँ पर दे रखा है 256 मिनट है जो है, ये हम किसके ज्ञात करने के लिए लिखेंगे के ज्ञात करने के लिए लिखेंगे,
और इसको सेकंड में बदलना है आपको, ठीक है, सेकंड में बदलना है, ठीक है, सेकंड, क्योंकि जब मात्रक नहीं दे रखा हो तब आपको उसको सेकंड में बदलना है, मिनट में नहीं रखना है, ठीक है ना। तो देखो सेकंड में बदलोगे तो ये आपको सेकंड में बदल लिया, और ये पूरा का पूरा आप प्रोसेस करोगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 669 केल्विन हो जाएगा। आपको एक बात इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है, इस फॉर्मूले में आप देखोगे तो ये लॉग के है, क्या कैसे निकलेगा, अर्धआयुकाल से निकलेगा। अर्धआयुकाल क्या दे रखा है, 256 मिनट दे रखा है। और इस फॉर्मूले में ध्यान रखना, हम जो मात्रक यूज करते हैं वो सेकंड यूज में करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर केल्विन है, टेम्परेचर है, यहाँ देखो ये जो केल्विन मात्रक है वो केल्विन है, और जो ई का मात्रक है वो भी जूल प्रति मोल रहेगा। तो इसका मतलब आपको यहाँ एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, ये जो के फाइंड करना है ये आपको सेकंड वाले से निकालना है, और प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए तो 0.693 बटे टी हाफ, और यहाँ टी हाफ सेकंड वाला लेना है, ठीक है। यहाँ सेकंड वाला लोगे और इस समीकरण को सोल्व कर लोगे। ऐसी देर का 10 डिग्री ताप पर ए के उत्पाद के विघटन के लिए के का मान दे रखा है, संकीर्ण ऊर्जा दे रखी है, किस ताप पर के का मान ये हो जाएगा। कहने का मतलब आपको देखो T1 दे रखा है, T1 दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलोगे तो 283 केल्विन हो जाएगा। उसके लिए जो के का मान दे रखा है T1 के लिए वो K1 मान लिया 4.5। संकीर्ण ऊर्जा देखो ये दे रखी है 60 किलो जूल। अब K2 का मान जो है दे रखा है, K2 ये ला K2, ये किस ताप पर होगा तो T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने कहा था ये जो समीकरण मैंने निकलवाया था log K2, और कैसे याद रखा है, तो ऊपर K2 है तो यहाँ भी क्या आएगा T2 आएगा। अब ये समीकरण में देखो K2 दे रखा है, K1 दे रखा है, ये दे रखा है, R हम जानते हैं, T1 दे रखा है, तो यहाँ से T2 फाइंड हो जाएगा, तो यहाँ से देखो T2 निकल जाएगा। समीकरण को सोल्व करना, यहाँ से जो T2 की वैल्यू आएगी वो 30 डिग्री सेल्सियस आएगी। देखो 30 डिग्री सेल्सियस आई, ठीक है, तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री सेल्सियस आएगी। ये देखो 303 केल्विन में आया है, और केल्विन को आप चाहो तो यही भी आंसर, ये भी आंसर, ये सेंटीग्रेड में निकालना चाहते हो तो ये भी सेंटीग्रेड में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा 29वां क्वेश्चन है, 298 केल्विन ताप पर प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए 10% पूर्ण होने में 308 केल्विन के 25% अपक्रिया पूर्ण होने में लगे समय के बराबर है। अब आप ये देखो 298 केल्विन ताप पर दे रखी है कंडीशन, एक दे रखी है 308 केल्विन ताप पर, और यहाँ अपक्रिया कितने परसेंट पूर्ण हो रही है, 10% पूर्ण हो रही है। अब समय बराबर है, इसका मतलब दोनों में टी आएगा। देखो T1 दे रखा है 298 केल्विन, यहाँ T2 दे रखा है 308 केल्विन, प्रारंभिक सांद्रता दोनों में 100 है। अब ये अपक्रिया 10% पूर्ण हुई है, इसका मतलब 90% अभिकारक बचा हुआ है, ये लो 90% अभिकारक बचा हुआ है। अब 25% पूर्ण हुई है, इसका मतलब 75% अभिकारक बचा हुआ है। अब आपको क्या करना है, यदि ए की वैल्यू दे रखी है, देखो एक ए का मात्रक ध्यान रखना सेकंड इनवर्स होता है, ए की वैल्यू दे रखी है तो 318 केल्विन पर के का मान पूछा है, ए का मान पूछा है। इसके लिए आपको पहले देखो ए की गणना करनी है। ए की गणना कैसे करोगे, हम जानते हैं कि देखो K2 बट्टा K1, ये देखो प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए। अब देखो टी सेम था, देखो देखो लिखा है, देखो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है बराबर समय लगता है, इसलिए टी इसमें माना है, टी मैंने इसमें मान लिया, तो ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट कट गया। और ये देखो 100/75 आ गया, ये वाला पार्ट तो K2 रखा मैंने 308 केल्विन वाला, और ये पार्ट रखा K1, तो ये आ गया 90। तो कुल मिला के K2 बट्टा K1 जो है मेरा 2.73 निकल के आएगा। यहाँ से K2 बट्टा K1 2.73 निकल के आएगा, तो मेरे पास देखो ये फॉर्मूला है, ये रहा log K2 बट्टा K1 ये अपॉन 2.0, ये मेरे पास फॉर्मूला है। यहाँ से K2 बट्टा K1 की वैल्यू 2.73 रख दी, 2.73 मतलब 3 के करीब है, तो लगभग 0.4361 मान लोगे। ये दे रखा है। अब देखो T2 और T1 क्या दे रखा है, देखो इस चीज को समझना, ये किस केल्विन पर पूछ रहा है, 318 केल्विन पर, और T1 क्या दे रखा है शुरुआत में, देखो 298 केल्विन, देखो ये रहा T1 298 केल्विन, तो T1 298 केल्विन रखना है और T2 रखना है। देखो अब यहाँ तो देखो पहले इस अभिक्रिया के लिए कर रहे हैं, देखो पहले इस अभिक्रिया के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो इस अभिक्रिया के लिए देखो T2 क्या है 308 केल्विन और T1 क्या है 298, तो इस अभिक्रिया के लिए तो 308 रहेगा T2, देखो ये रहा 308 रख दिया T2 और 298 रख दिया T1। दूसरी जो अभिक्रिया उसमें T2 चेंज हो जाएगा, देखो कैसे चेंज होगा, तो यहाँ से देखो T2 T1 रखा, यहाँ देखो ये आ जाएगा, तो यहाँ से E की 1 की वैल्यू आ जाएगी, E1 की वैल्यू ये आ गई। अब E की जब वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो अब हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है, और K की वैल्यू कौन से ताप पर करनी है, 318 केल्विन ताप पर करनी है। तो देखो K की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, T कब होना चाहिए 318 केल्विन होना चाहिए। तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं, log K बराबर log A या RT। अब देखो यहाँ से log K और A की वैल्यू हमें पता है 4 × 10⁻10 दे रखी है, E की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर ली है 2.0, R के हम जानते हैं, और ये देखो T केल्विन में रखते हैं और ये रख दिया 318। यहाँ से देखो K की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो देखो ये सोल्व करोगे तब एंटी लॉग में ये K की वैल्यू आ गई। तो आपको इस फॉर्मूले में करना क्या है कि पहले आपको इसमें E का मान निकालना है, और E का मान निकालने के लिए आपको K2/K1 पता होना चाहिए, और K2/K1 के लिए देखो ऊपर वाली राम कहानी दे रखी है कि बराबर है, ये यहाँ से K2/K1 निकलेगा प्रथम कोटि अभिक्रिया से, ये देखो यहाँ से K2/K1 निकला। K2/K1 के बाद हम फॉर्मूले को जानते हैं, ये देखो इस फॉर्मूले संकीर्ण ऊर्जा की गणना का गणितीय मेथड है,
ये मैंने देखो संकीर्ण ऊर्जा की गणना का गणितीय मेथड में करवा रखा है, ठीक है ना। इस प्रकार आपको सोल्व करते जाना है। पहले ये की वैल्यू आएगी, पहले डायरेक्ट के की वैल्यू नहीं आएगी, पहले ये की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, के की। एक बार आराम से देखना स्टॉप करके, और मेरे हिसाब से आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे मैंने करवा रखा है वैसे वैसे इसको उतार लेना, ठीक है। अब ऐसा 30वां क्वेश्चन दे रखा है कि 293 केल्विन से 313 की वृद्धि करने पर अभिक्रिया वेग कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा की गणना ये मानते हुए कीजिए कि इसका ताप के साथ परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो देखो T1 दे रखा है 293 केल्विन, T2 दे रखा है 313 केल्विन, K2 बट्टा K1 4 गुना हो गया, तो K2 बट्टा K1 का मान 4 गुना दे रखा है। E की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, R की वैल्यू पता है, तो यहाँ से आपको E की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। E की वैल्यू आएगी 52.863 किलो जूल मॉल इनवर्स। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, बस आपको करना क्या था, यहाँ वेग 4 गुना हो जाएगा, इसका मतलब K2 बट्टा K1 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 4 गुना दे रखी है। बस आपको ये मेन ट्विस्ट था, बाकी इस कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं, फॉर्मूले में रखना है। और ये फॉर्मूला संकीर्ण, ये देखो ये मैंने पूरा डिराइव किया हुआ है, और ये कहाँ डिराइव कराया है थ्योरी में, संकीर्ण ऊर्जा की गणना। और संकीर्ण ऊर्जा की गणना मैंने ए पॉइंट तो कराया था गणितीय विधि से, और गणितीय विधि में ये पूरा मैंने मान निकाल रखा है गणितीय विधि से। और दूसरा मैंने आलेखीय विधि भी करा रखा है, आलेखीय विधि में ग्राफ भी बना रखा है। आलेखीय विधि में क्या बना रखा है, ग्राफ भी बना रखा है। ये मैंने क्लासरूम में करवा दिया बच्चों, है ना। और आलेखीय विधि में ग्राफ किन किन के बीच बनाना है वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है ना। तो किन किन के बीच में बना सकते हो, तो लॉग के, ये देखो ये जो आपने मान दे रखा है ना, देखो इनके बीच निकाल सकते हो आप। ये देखो ये वाला लॉग के और 1/t, तो लॉग के और 1/t के मध्य मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। और ग्राफ क्योंकि नेगेटिव ढाल है तो इस प्रकार आएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार मैंने गणित आलेखीय विधि भी करा रखी है, गणितीय विधि का ये मात्रक है, ये मान आएगा, ये मैंने करवा रखा है। बस इसमें ये वैल्यू आपको दे रखी है, इस प्रकार आपको निकालना है। इस प्रकार मैंने 30 के 30 न्यूमेरिकल करा दिए हैं। ये काम संडे को 10 बजे के बाद ये तीनों वीडियो अपलोड हो जाएंगे, जल्दी भी हो सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे समय मिले 30 के 30 जो क्वेश्चन है वो फेयर नोटबुक में उतारना है, एक बार इनको समझना है और फिर ही उतारना है, ठीक है। नमस्कार विद्यार्थियों। तो इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। नमस्कार विद्यार्थियों।